हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा? एकदम बढ़िया। आज आपके लिए बेटा मैंने एक बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, लॉज ऑफ मोशन। आप इस वीडियो को देख लोगे तो बेटा आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो नीट और जेईई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बेटा मैंने सारे कवर किए हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनी है बेटा। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आप निकाल लो बेटा कॉपी और पेन एंड स्टार्ट करो। तो हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? ठीक है, फोर्स क्या होता है बेटा? दिस इज द पुश और पुल। एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है, जिसको हम पुश और पुल की फॉर्म में दिखाते हैं, राइट। अब हम इस फोर्स को बेटा 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ना, बोर मत होना। अभी हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे बेटा। तो कौन कौन से फोर्सेज होते हैं बेटा? एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों? अर्थ, धरती माता जिस फोर्स से बॉडी को खींच रही है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, बिल्कुल सिंपल। स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को हम पढ़ते हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे टेंशन हो गया, है ना, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सारे कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो सारी फोर्सेस को हम इन्हीं कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेजर। इसके बाद बेटा हम देख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप देखो बेटा, मेनली क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है मुझे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस तो हम बाद में देखेंगे, अभी इसका कोई रोल नहीं है। मेजरली अभी हम जो फोर्सेस करेंगे बेटा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार फोर्सेस को पहले देख लेते हैं, फिर हम करेंगे एफबीडी। पहले आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में कौन कौन से फोर्सेस हैं बच्चों, है ना। तो देखो सबसे पहला फोर्स है बेटा टेंशन। टेंशन, टेंशन क्या होता है बेटा? जब हम रस्सी से किसी बॉडी को लटकाते हैं इस तरह से, तो बॉडी पे जो फोर्स आएगा, ये सॉरी रस्सी में जो फोर्स आएगा उसका नाम क्या होगा बेटा? टेंशन। क्योंकि ये ब्लॉक इस रस्सी को खींचेगा, तो इस रस्सी में जो फोर्स आ रहा है बेटा उसका नाम क्या है? टेंशन। अच्छा, इसमें डायरेक्शन क्या होगी? इस ब्लॉक पर अगर हमें टेंशन की डायरेक्शन निकालनी है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन क्या होगी इसकी बताओ? ब्लॉक से अवे अलोंग द स्ट्रिंग, ब्लॉक से अवे अलोंग द स्ट्रिंग, राइट। ब्लॉक से अवे अलोंग द स्ट्रिंग, ये टेंशन की डायरेक्शन होगी। अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग एंड टुवर्ड द हिंज, जिधर से बॉडी बंधी, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है बेटा? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर इस तरह से रखी हुई है, तो सरफेस इस बॉडी पर एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम क्या होगा बेटा? कांटेक्ट। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बॉडी इस सरफेस को प्रेस कर रही है, तो इस सरफेस इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रही है, इसका नाम क्या है? कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स का ही टाइप है। कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है बेटा? परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड ऑन द बॉडी। सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी पे लगेगा बेटा ये कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। जैसे आप देखो बेटा, इधर दो ब्लॉक्स हैं इस तरह से, M1 एंड M2, A एंड B। अब हमने यहां पर एक फोर्स लगाया, समझो F, ठीक है। अब आप देखो बेटा M1 M2 के बीच में कांटेक्ट है ना, तो M1 M2 पर फोर्स लगाएगा और M2 M1 पर लगाएगा। तो यहां पर जो पिक्चर में ये फोर्स आ रहा है, दिस वन, जिसको हमने स्मॉल f से लिखा, दिस इज व्हाट? दिस इज क्या? ये क्या है बच्चों? कांटेक्ट फोर्स ही है ना, कांटेक्ट फोर्स। समझ में आ गया बेटा? टेंशन एंड कांटेक्ट फोर्स, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट।
पहले बेटा एक हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स या जिसका नाम है वेट। वेट ये क्या होता है, बॉडी का जो वेट होता है, जैसे बॉडी रखी है बेटा एम मास की, तो धरती माता, धरती जो है ना, धरती इसको खींच रही है अपनी तरफ, तो जो धरती का जो खिंचाव है वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एम जी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। ये सब चीज आपको पता ही है बेटा। तो ये हमने पढ़ लिए 4 तरह बेसिक फोर्सेस। एक और है बेटा इसमें, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ये क्या होता है, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग में जो खिंचाव आएगा, स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होगा उसका नाम क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग फोर्स। जैसे आप देखो यहां पर ये हमारी एक रस्सी, एक स्प्रिंग है, इसको हमने मेन पोजीशन से खींच दिया, है ना। ये इसकी क्या है बेटा, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ है, या इसकी मेन पोजीशन भी बोल सकते हैं। इसको खींचेंगे हम लोग, तो जब आप देखोगे अगर इसको खींच के छोड़ दोगे आप, तो क्या होगा बच्चों, ये ब्लॉक वापसी इधर ही पहुंचेगा। इसका मतलब इस पर कोई फोर्स आएगा, इस ब्लॉक पर कोई फोर्स लगेगा, जिसका नाम क्या होगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू माइनस KX। इसमें एक के क्या चीज है बच्चों, के है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये x है ना, और F क्या चीज है, स्प्रिंग फोर्स। समझ गया बच्चों। तो इस तरह से 4 फोर्सेस हमने कर लिए। चलो अब हम फटाफट कर लेते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। लिखो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बोलते हैं बेटा FBD। FBD क्या होता है बेटा, किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को स्केचिंग करना, शो करना, उसका नाम है FBD। जैसे देखो ये ब्लॉक रखा है बेटा, इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से फोर्सेस होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, पहला फोर्स तो है बेटा mg, है ना, दूसरा इस सरफेस इस पर लगा रही है, इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, यही हो गया। देखो जैसे m1 और m2, यहाँ पे फोर्स लगाया हमने F, अब इनका क्या होगा, देखो यहाँ लगा बेटा m1g, यहाँ लगा m2g, इधर इसने लगाया n1, इसने लगाया बेटा n2, है ना। ये n1 n2 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं। एक यहाँ पर भी कांटेक्ट फोर्स आए, ठीक है, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। एक पुली वाला ले लेते हैं बच्चों, देखो जैसे इस तरह से, आप देखो बेटा इसमें m1, ये पूरी एक रस्सी एक ही है, ध्यान रखना जितनी स्ट्रिंग्स होंगी, क्वेश्चन में जितनी रस्सी होंगी उतने टेंशन होंगे। अब ये रस्सी पूरी एक ही है तो इसमें एक ही टेंशन होगा बच्चों, तो इधर T नीचे m1g, इधर T इधर m2g, ठीक है, m1g, ये देखो पूरी टेंशन एक ही ना बच्चों। ब्लॉक पर दिखा रहे हैं हमें, ब्लॉक की इक्वेशन बनानी है, ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, m1g नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, इधर m2g नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। अगर हम पुली का बनाते हैं बच्चों, पुली का FBD, पुली को काट लो बीच में से, तो बताओ पुली पर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नीचे की तरफ, है ना, पुली पर नीचे होगी, यहाँ पर ऊपर ये T डैश, ये रस्सी अलग हो गई तो टेंशन भी अलग होगी। तो ये आपका हो गया इसका पुली का फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा पहला लॉ क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, नाम सुना होगा ना बेटा आपने, इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया जैसे कि आपको पता ही है बेटा, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करती है। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो वो क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। तो बॉडी की अपोज करने की जो टेंडेंसी है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया, राइट। अब इस इनर्शिया को यूज करके न्यूटन ने एक लॉ बनाया जिसका नाम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। वो क्या कहता है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको ऐसी ओरली बता रहा हूं बेटा। देखो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी,
और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, राइट। यानी अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स आप लगा ही नहीं रहे हो तो बॉडी जिस कंडीशन में होगी, जिस सिचुएशन में होगी, उसी पोजीशन को वो मेंटेन करेगी, राइट बेटा। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। इसके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप देखो बच्चों, ये बस है, बस मान लेते हैं एक एक्सेलरेशन से जा रही है, इसमें पैसेंजर्स बैठे होंगे, ठीक है, ये पैसेंजर्स बैठे होंगे। अच्छा, अब एकदम से क्या हुआ, बस ने ब्रेक लगा दी, समझो बस ने ब्रेक लगा दी, तो पैसेंजर किधर झुकेगा, आगे या पीछे? तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ। देखो बस ने जैसे ब्रेक लगा दिया बच्चों, तो क्या होगा, जो पैसेंजर है उसका लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में है, तो बस रेस्ट में आ गई, है ना। बस किस में आ गई बच्चों, रेस्ट में। तो इसका लोअर पार्ट जो है, बॉडी का लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये किधर झुक जाएगा, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाएंगे, इस तरह। ये आपने देखा होगा प्रैक्टिकल, है ना। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन लिखो, देखो ये 2 kg एंड ये दिस इज 3 kg, राइट बेटा। नीचे वाली स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन है T1, इसमें है टेंशन T2। हमें बताना है टेंशन। ये पूरा सिस्टम किस में दे रखा है, हमें इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम। तो बेटा हमें बताना है टेंशन T1 एंड T2 की वैल्यू क्या होगी, टेंशन T1 एंड T2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है, राइट। तो बेटा पहले 2 kg का एपीडी बना लो। देखो 2 kg पर टेंशन लग रहा है बेटा ऊपर, नीचे लग रहा है 2g, ये इक्विलिब्रियम में है, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी, 2g। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा बेटा, वर्टिकल फोर्स बैलेंस होंगे, ऊपर वाला फोर्स T1, नीचे वाला लग रहा है 2g, दोनों बैलेंस हो गए, कितना आ गया 20 न्यूटन। अब अगर हमें 3 kg पर निकालना है बेटा टेंशन, तो 3 kg के काट लो अलग से, है ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो ऊपर लगा बेटा T2, नीचे लगा 3g एंड दिस इज T1। तो T2 कितना आ गया, 3g प्लस T1, 3g, है ना। T1 इस पे भी लगेगा नीचे, 30 प्लस T1 कितना 20, कितना आ गया बेटा 50 न्यूटन, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर एकदम। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। देखो जैसे ये √2m इधर ये थीटा दिया हुआ, ये m है, ये m है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की किस वैल्यू के लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब थीटा की क्या वैल्यू हो, थीटा बताना हमें, सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। थीटा की किस वैल्यू के लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसका क्या मतलब है बेटा, कि सिस्टम के अंदर जितने भी मासेज हैं वो सारे इक्विलिब्रियम में, मतलब सारे मासेज पर लगने वाला बेटा नेट फोर्स कितना होगा, 0। क्लियर है, नेट फोर्स 0 मतलब फोर्स बैलेंस हो गए। तो अब देखो बेटा ये रस्सी सेम ही है पूरी, है ना। यहाँ टेंशन ले लो T, नीचे हो गया mg, इधर T, इधर भी T, और नीचे √2mg। अब देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब सिस्टम का हर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में बच्चों। तो ये भी इक्विलिब्रियम में हुआ, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, T = mg। क्लियर है। यहां देखो बेटा ये T है इधर, ये T है, इसका एक देखेंगे तो इधर कितना आया बेटा T cos थीटा, इसका T इधर आया T cos थीटा, ठीक है, T cos थीटा, T cos, नीचे √2mg। तो ऊपर टोटल फोर्स कितना लगा, √2m बराबर बेटा 2T cos थीटा इक्वल टू √2mg, है ना। T की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, 2mg cos थीटा इक्वल टू √2mg, mg से mg कट गया, cos थीटा आ गया बेटा √2/2,
1/√2, ठीक है। cos थीटा आ गया बेटा cos 45, 1/√2 किसमें होता है cos 45, थीटा कट गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या फिर π/4। लिखना है तो लिख लो बेटा, फटाफट लिखो। लिख लिया बेटा? तो ये दो क्वेश्चन हमने किए बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया पे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा सेकंड लॉ लिखें। सेकंड लॉ से पहले बेटा क्या होता है सेकंड लॉ, सबसे पहले सेकंड लॉ में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम के बारे में, राइट बेटा। तो आप देखो बेटा मोमेंटम क्या होता है, अगर कोई बॉडी जा रही है m मास की, ठीक है, v वेलोसिटी से, तो मोमेंटम क्या लिखते हो आप लोग बोलो, m × v, ठीक है, m × v। मोमेंटम क्या हो गया m × v। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, यानी यहाँ पर फोर्स लगाया, अब ये फोर्स क्या करेगा बताओ, इसके मोमेंटम को चेंज कर देगा। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स अप्लाइड इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp को dp/dt। dp/dt का मतलब क्या हुआ बेटा, रेट dt से डिवाइड कर दिया। dt से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम में चेंज हो रहा है ना। किसी भी चीज को अगर आप dt से डिवाइड कर देते हो बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि वो रेट हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम तो हुआ dp, वो dt से डिवाइड कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज f। तो यही सेकंड लॉ है, f एक्सटर्नल। बॉडी पे लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो d/dt, p को क्या लिख सकते हैं mv, है ना, mv। अब यहां पर अगर केस मान लेते हैं कि अगर m कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो बेटा मास को बाहर निकाल लिया हमने, f एक्सटर्नल हो गया बेटा m × dv/dt, और dv/dt को क्या बोलते हैं बेटा एक्सीलरेशन, तो m, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा, ma, मा, f = ma, मा, m = ma, मा, ठीक है, f = ma। कब होगा ये वैलिड, जब बॉडी का मास कांस्टेंट हो, हमेशा नहीं होगा। जब बॉडी का मास कांस्टेंट होगा तब f = ma होगा, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा फिर बेटा, सेकंड लॉ क्या होगा फिर होगा dp/dt, क्लियर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेट फोर्स जो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स होगा, ये बॉडी के अंदर बेटा एक्सीलरेशन देगा, ठीक है ना। तो अभी हम ये चल रहे हैं कि मास को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, राइट, मास को कांस्टेंट रख के चल रहे हैं बेटा, तो हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले हम नेट फोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे ये है बेटा एक m मास की बॉडी है, इस पर मैंने F1 फोर्स लगाया, इधर F2 लगाया, मान लेते हैं F1 F2 से ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितना आया बेटा, F1 - F2, है ना। नेट फोर्स कितना है, दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ma। नेट फोर्स जो भी आएगा बॉडी पर, है ना, वो उसको किसके इक्वल कर देंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर तो बॉडी पर सेम सेंस में फोर्सेज हैं, F1 भी इधर है F2 भी इधर, तो F1 + F2 क्या हो जाएगा, अब दोनों फोर्सेज सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गया, F1 + F2 = क्या हो गया बेटा, ma, सेम सेंस में, ठीक है। तो बेटा अभी हम F = ma इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। फटाफट देखते हो, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कि छोड़ दो, पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं बेटा कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन देखो जैसे ये है, ये बेटा 6 kg का है, ये है हमारा 2 kg। हमसे क्या पूछा उसने, बताओ भाई, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या आएगा बच्चों। दूसरा टेंशन, रस्सी में टेंशन कितना आएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट।
सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा, 6G, इधर लग रहा है T, सेम रस्सी है तो एक ही टेंशन रहेगा, इधर क्या है बेटा 2G, इधर T, ठीक है। तो बताओ इस वाले ब्लॉक पर जो एक्सीलरेशन निकालने का तरीका क्या है, बताओ एक्सीलरेशन निकालने का तरीका है बेटा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, ठीक है, नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास। तो आप ध्यान से देखो, नेट पुलिंग फोर्स का मतलब होता है बेटा एक साइड का टोटल फोर्स, है ना, एक साइड का टोटल फोर्स माइनस दूसरे साइड का फोर्स। तो आप ध्यान से देखो, इस ब्लॉक पर टेंशन ऊपर लग रहा है, पुली पर किधर लगेगा टेंशन, नीचे की तरफ, इस वाली पुली पर नीचे, ब्लॉक पर ऊपर, यहां पर पुली पर ऊपर टी डैश, ब्लॉक पर इस पर लगा नीचे, ठीक है। तो नेट पुलिंग फोर्स देखो बेटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये टी और ये टी कैंसिल हो गए, लेके डूब गए एक दूसरे को, क्या रह गया इधर 6G। इसी तरह इधर ये दोनों एक दूसरे को लेके मर गए, क्या बचा 2G, ये दोनों मर गए एक दूसरे को लेके, ये दोनों एक दूसरे के मर गए, तो क्या बटा बेटा 6G माइनस 2G, 6G माइनस 2G। भाई एक तरफ का टोटल फोर्स देखना है आपने, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 6G, इधर ये दोनों मर गए, क्या बचा बेटा 2G, तो 6G माइनस 2G, भाई टोटल मास कितना हो गया 8, तो 4G बाई 8 हो गया, तो G/2 आंसर आ गया, ठीक है, G/2 मतलब 5, 10/2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालना है आपको, टेंशन निकालने के लिए बेटा क्या करोगे, किसी एक ब्लॉक की इक्वेशन बनानी है आपने, जैसे आपने इसकी बना ली, तो देखो बेटा ये ब्लॉक जा रहा है नीचे, क्योंकि 6 kg का है, ये हैवियर है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसकी इक्वेशन क्या लिख दी आपने, 6G माइनस T इक्वल टू 6A, तो T इक्वल टू आ गया बेटा 6G माइनस 6A, 60 माइनस 6 इंटू 5, 60 माइनस 30 न्यूटन फोर्स, कितना टेंशन रहेगा इसके अंदर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, देखिए जैसे आपने देखा बेटा, इस बार हमने 2 ब्लॉक्स लिए, इस बार 3 ले लेते हैं, 1 kg, 2 kg एंड 3 kg, है ना। क्या बताना है बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। दूसरा, अब इसमें कितनी रस्सियां बताओ बच्चों, एक रस्सी ये रही बेटा और एक ये रही, 2 रस्सी हैं, इसलिए 2 टेंशन होंगे, क्लियर है। जितनी रस्सी होंगी बेटा उतने ही टेंशन होंगे, तो यहां रस्सी में टेंशन T1 है और यहां कितना है बेटा T2, ठीक है। क्या क्या बताना है, टेंशन T1 एंड T2। तो अब आप देखो, अभी पिछली जो क्वेश्चन था उसमें आपने देखा था कि जो टेंशन होता है वो हमेशा पेयर्स में आ रहा है, वो कट जाएगा अपने आप, मतलब आप उसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है ना। एक बार आप देखना चाहो दोबारा मैं तो बता देता हूं, लेकिन जो टेंशन आएगा दैट विल कम इनटू द पेयर्स, तो ये हमेशा कट जाएगा, आप इसलिए केवल ग्रेविटी वाला फोर्स देख लो। देखो वैसे अगर आप यहाँ देखा जाए तो 3 kg पर टेंशन रहा ऊपर और 2 kg पर रहा नीचे, दोनों कट गए। अब यहाँ पर टेंशन रहा T2 बेटा ऊपर लगेगा, इस पुली पर रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, इसमें टेंशन T2, यहाँ पर T2 और ये T2 और ये भी कट जाएगा इधर। तो अब बताओ ए निकालने का तरीका क्या बताया बेटा मैंने आपको, नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना आ गया बेटा 2 और 3 5 हो गया, ये दोनों कट गए, 2 और 3 कितना हुआ टोटल, इधर 5G, इधर की तरफ टोटल कितना आ गया 5G और इधर कितना रहा 1G, तो नेट पुलिंग कितना आया 5G माइनस 1G, टेंशन दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, क्या बचा 5G माइनस 1G, भाई टोटल मास 3 और 5 6, 4G/6 यानी 2G/6, 4G/6 2G/3 सॉरी, है ना 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है बेटा, टेंशन T1 एंड T2। टेंशन निकालने के लिए बेटा आपको किसी एक ब्लॉक की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब जैसे 3 kg टेंशन T1 निकालना है आपको, तो T1 निकालने के लिए या तो 2 kg की इक्वेशन बनाओ या 3 kg की बनाओ, तो आप कौन सा ब्लॉक चूज करोगे बोलो, जिस ब्लॉक पर नंबर ऑफ फोर्सेस कम से कम हो उस ब्लॉक की इक्वेशन आपको बनानी है। ऐसा क्यों बोला सर, ऐसा करने से अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना बेटा, हमें अपनी कैलकुलेशन को बड़ा स्मार्ट वे में लेके जाना है, राइट।
ऐसा नहीं है कि लल्लू की तरह हम करे जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, नो। देखो नीट में टाइम फैक्टर बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों, है ना। तो कैलकुलेशन को क्या बनाना है, स्मार्ट। तो देखो यहाँ पर T1 निकालने के लिए बेटा 3 kg की क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हुई बच्चों, 3g माइनस T1 इक्वल टू 3a। 3g नीचे T1 ऊपर, 3g माइनस T1 इक्वल टू 3a। तो T1 कितना आ गया बेटा, 3g माइनस 3a, ठीक है। 30 माइनस 3 इंटू 20/3, 10 न्यूटन आ गया टेंशन T1, ठीक है। टेबल अब आपको बताना है T2। चलो बेटा आप T2 निकालना है, तो T2 देखो 2 kg पर भी लग रहा है बेटा और 1 kg पर भी लग रहा है। अब मुझे बताओ कौन से ब्लॉक की इक्वेशन बनाओगे आप। ऑफ कोर्स 1 kg, क्यों, क्योंकि इसमें दो ही फोर्स है, T2 और 1g। यहाँ पर देखो T2 भी है, T1 भी है और उसका वेट भी है, 3 फोर्सेस हो गए। जिस ब्लॉक पर नंबर ऑफ फोर्सेस कम से कम लगेंगे उसी ब्लॉक की इक्वेशन बनानी है बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसकी इक्वेशन बना लेते हैं बेटा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T2 माइनस 1g इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 है। तो T2 कितना आ गया, g प्लस a, यानी 10 प्लस 20/3, ठीक है जी। 3 नहीं, 30 और 20, 50/3 न्यूटन, ये आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस। और आगे चलते फटाफट देखते जाओ बेटा। देखो हमारे पास इस तरह का सिस्टम है बेटा, सिक्स kg 2 kg, ठीक है। इसमें भी हमें बताना है बेटा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आएगा। दूसरा टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है बेटा, दो चीज बतानी है। तो अब आप देखो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, नीचे 6g, ठीक है। अब बार बार में टेंशन हम नहीं बताएंगे। देखो टेंशन मैंने आपको बताया बेटा, टेंशन ऑलवेज कम्स इन द पेयर्स, राइट। तो देखो 6g जो है इस पूरे सिस्टम को नीचे की तरफ खींच रहा है, 6g खींच रहा है पूरे की तरफ। तो पुलिंग फोर्स कितना हुआ बेटा, 6g, ठीक है ना। 6g नेट पुलिंग फोर्स। एक्सीलरेशन निकालने का क्या तरीका है बेटा, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास। अब देखो बेटा इसमें जो वेट होगा ना 2g, इस वाले ब्लॉक का 2g और n, ये 2g जो होगा इस बार 2g ये रखा हुआ है, सिस्टम जो है ना ये 2g टेबल पर रखा हुआ है, तो इसका जो वेट होगा नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, इधर कोई फोर्स नहीं है इस बार। तो इसका मतलब नेट पुलिंग क्या हुआ, इस तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं, ये 2g नॉर्मल से बैलेंस हो गया। तो नेट पुलिंग कितना हमारा बेटा 6g, ओनली 6g। भाई टोटल मास कितना आ गया 6 × 2 8, यानी 60/8, ये इसका एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। क्लियर है। चलो और देखते हैं बेटा। देखो इस तरह से देखा बेटा हमने, सिक्स टू थ्री सारे kg में ही, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसमें बताना है हमें एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड टेंशंस। कितनी रस्सी है बेटा, एक रस्सी ये रही, एक रस्सी ये रही, दो रस्सियां, ध्यान रखना। जितनी रेजिस्टेंस होंगी उतने टेंशन होंगी। तो इसमें टेंशन मान लो T1, इसमें भी T1, ठीक है, इसमें T2 एंड T2। अब हमें बताना है बेटा एक्सेलरेशन T1 एंड T2। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ए निकालने के लिए क्या करना है बेटा, बार बार में अपने को नेट पुलिंग फोर्स देखना है। क्या देखना है बच्चों, नेट पुलिंग फोर्स। बहुत ही आसान लग रहा है ना चैप्टर, मस्त एकदम। तो देखो इसमें बेटा इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है 6g, इधर कितना लग रहा है 2g। टेंशन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेंशन हमेशा कट जाएगा, हमेशा पेयर्स में आएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है 6g, तो खींच रहा है इसको इधर, और 2g खींच रहा है इधर। तो वॉल सिस्टम किधर चलेगा बताओ, जिधर फोर्स ज्यादा है बच्चों, तो इधर फोर्स ज्यादा है तो इधर ही चलेगा, यानी ये इधर ए से चलेगा नीचे, तो ये ए से ऊपर जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या आया बेटा 6g, नेट पुलिंग फोर्स 6g माइनस 2g बाई टोटल मास कितना आ गया, पूरे मास सिस्टम का। ध्यान रखना मास जब लेंगे तो टोटल देखेगा, ऐसा नहीं 6 and 2, टोटल 6, 3 and 2, ऑल 3,
कितना आ गया 6 और 3 9 और 2 11 4g/11 40/11 बेटा ये आ गया हमारा, क्या आ गया बेटा ये एक्सीलरेशन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया 40/11। अब हमें टेंशन निकालना है, T1 निकालना है। तो T1 निकालने के लिए बेटा इसकी इक्वेशन बना लो, 6g - T1 इक्वल टू आ गया बेटा 6a। ठीक है, अब मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, इसमें a की वैल्यू डाल लेना तो आपके पास T1 आ जाएगा, राइट। इसी तरह अगर आपको T2 निकालना है तो देखो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, T2 - 2g इक्वल टू 2a। इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे तो T2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह T1 एंड T2 आ गए। अब आप देखो बेटा, अब हम ले लेते हैं मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखो इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये 2 kg का है, ये 6 kg का है, और ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, हमें बताना है बेटा इसमें एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आएगा। ठीक है, दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा। तो आप ध्यान से देखो बेटा, इधर कौन सा, देखो इधर 6g लग रहा है फोर्स, इसका वेट है ना, पहले एफबीडी बना लेते हैं, इसको 6g बनाया हमने इधर, और सरफेस के परपेंडिकुलर बेटा ये नॉर्मल डिरेक्शन आ गया। ठीक है, अब देखो ये एंगल 30 डिग्री है। अब आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए बेटा 9th क्लास की, क्या कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है ना, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो उनके परपेंडिकुलर लाइन में भी बेटा थीटा ही होगा। दोबारा से बोल रहा हूं मैं थ्योरम, अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो उन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन में भी थीटा ही होगा। तो आप देखो बेटा, ये लाइन और ये लाइन में कितना एंगल है 30 डिग्री, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है बेटा वर्टिकल, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, तो बेटा ये एंगल 30 है तो ये भी थीटा 30 हो गया, है ना, 30 हो गया। तो बेटा अब आप मुझे बताओ 6g के कंपोनेंट बना लेते हैं हम लोग, 6g cos 30, और इधर क्या आया 6g sin 30, है ना। तो 60 × 1/2 ये हो गया 30 न्यूटन, और इधर कितना आया बेटा 20 न्यूटन। टेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या लिखना है बेटा, नेट पुलिंग फोर्स, यानी वेट को कंसीडर करना है केवल। तो आप देखो बेटा इस ब्लॉक पर इस तरफ फोर्स लग रहा है 30, इधर लग रहा है 20, तो ए कितना आया बताओ, नेट पुलिंग फोर्स कितना आया बेटा 30 - 20 अपॉन टोटल मास 6 और 2 8, 30 - 20 10/8 यानी 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। अब टेंशन निकालना है आपको। टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, किसी भी एक ब्लॉक की इक्वेशन बना लो। ठीक है, जैसे ये इस तरफ इधर जाएगा क्योंकि 30 न्यूटन है, इधर 20 है, इस तरफ जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा, t - 20 = 2a। ठीक है ना, t - 20 = 2 × a की वैल्यू कितनी है बेटा 5/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कर लेते हैं, चलो 5/2 हो गया 2.5, 22.5 न्यूटन, ये आ गया हमारा टेंशन। क्लियर है, चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो ये बेटा एंगल हमारा समझो 53 डिग्री है, ये 37 है, ये 6 kg का है, ये 2 kg का है। ठीक है, इस तरह से रखा हो। अब हमें बताना है बेटा, क्या बताना है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। देखो बेटा सिस्टम का मतलब ध्यान से सुनना, सिस्टम का मतलब है कि जितना एक्सीलरेशन 6 kg का है उतना ही 2 kg का है। सिस्टम का मतलब दोनों ब्लॉक का सेम एक्सीलरेशन होगा, राइट, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। दूसरा बताना है बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आप ध्यान से देखो बेटा, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है 6g sin 53, है ना, अलोंग द, अभी आपने देखा ना कंपोनेंट बनाए,
तो एलोंग का जो इंक्लिनेशन है उसमें फोर्स का कंपोनेंट कितना आ रहा है, वेट का जो कंपोनेंट होगा। देखो इस तरफ 6g लग रहा था और इधर लग रहा है बेटा ये 53, तो ये भी 53, इधर हो गया 6g cos 53, इधर कितना है 6g sin 53 और ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह इधर नॉर्मल रिएक्शन N2 है ना, ये है बेटा 2g, इधर हो गया 2g cos 37, इधर आ गया हमारा 2g sin 37। ठीक है, 6g sin 53 कितना है बेटा 60 इंटू 53 की वैल्यू, sin 53 की वैल्यू क्या होती है बोलो, sin 53 की वैल्यू होती है बेटा 4/5 और sin 37 की वैल्यू होती है बेटा 3/5। तो 60 इंटू 4/5 कट गया 12 इंटू 4 48, इधर कितना है बेटा 20 इंटू 3/5 12 न्यूटन। तो देखो बेटा इस तरफ जो फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन एलोंग द इंक्लिनेशन, इधर जो फोर्स लग रहा है एलोंग द इंक्लिनेशन कितना लग रहा है 48 न्यूटन। इन वाले फोर्सेस को तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि वर्टिकल तो मोशन हो नहीं रहा है इसका, ये वाले फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे ना बेटा। ये तो इधर थोड़ी इक्विलिब्रियम में हो रहा है, इधर थोड़ी चल रहा है, चल तो ऐसे रहा है, इधर नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन कितना आया बेटा, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, इधर 48 इधर 12, तो 48 माइनस 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास 6 और 2 8। ठीक है, 36/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तुम्हारा आ गया एक्सेलरेशन। अब निकालना है बेटा टेंशन। टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, किसी एक ब्लॉक की इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, है ना। तो बेटा किसकी बनाना चाहो, जिसमें आप दोनों सेम ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बना लेते हैं। देखो इसकी क्या इक्वेशन आई बेटा, टी माइनस, इक्वेशन लिखो एलोंग द इंक्लिनेशन, ये ब्लॉक एलोंग द इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, तो क्या लिखा जाएगा टी माइनस, इस तरफ कितना फोर्स है 12 लिख देता हूँ, टी माइनस 12 इक्वल टू 2 इंटू ए। अब ए की वैल्यू इसमें डाल देंगे, 36/8 कट गया ये 4, तो 9 आ गया, है ना। टी इक्वल टू 12 प्लस 9 कितना आ गया बेटा 21 न्यूटन। टेंशन आ गया 21 न्यूटन। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना अच्छे ढंग से। नेक्स्ट चल लेते हैं बेटा पुलिंग एंड पुशिंग प्रॉब्लम। पुलिंग एंड पुशिंग प्रॉब्लम, है ना। पुलिंग एंड पुशिंग वाली प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बच्चे। क्या करना है उसमें, देखो देखो बेटा इसमें क्या है, समझो 1 kg का है, इधर 2 kg का है, इधर हमने 12 न्यूटन फोर्स लगाया। क्या पूछना चाह रहा है हमसे, बताओ भाई। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आएगा बेटा। दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी में टेंशन कितना है। देखो 12 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो बेटा, 12 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो दोनों ब्लॉक चलेंगे, रस्सी में खिंचाव भी आएगा, तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। क्योंकि आप देखो ना बेटा 12 न्यूटन फोर्स लगा के खींच रहे हो इधर, तो रस्सी खींच रही है, रस्सी खींचेगी तो दोनों ब्लॉक भी साथ साथ चलेंगे। ध्यान रखना, जब भी बेटा दो ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड होंगे तो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन हमेशा सेम होगा, इस चीज को याद रखो। तो आप बेटा ए निकालना है, ए निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या लिखा हमने, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो नेट पुलिंग कितना है इसमें 12, इधर तो है नहीं कोई फोर्स, इधर 1 + 2 3 हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया बेटा एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना है टेंशन। टेंशन कैसे निकलेगा बेटा, जिस ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हो उसको भूल जाओ, है ना, बाकी फोर्स को देखो। कौन से ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा हूं मैं, 1 kg पर, है ना। समझ आ रहा है ना बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं आपको। 1 kg ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, इसको छुपा लो, छुपा लिया, देखो छुपा लिया, इसको छुपा लिया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है 2 kg। 2 kg वाले ब्लॉक को आगे की तरफ कौन सा फोर्स खींच रहा है बेटा, टेंशन। देखो आपने 1 kg का छुपा लिया, पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है, तो ये टेंशन जो होगा बेटा ये 2 kg को खींचेगा, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी 2a, 2 × 4 8 न्यूटन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ए निकाल लिया। अब टेंशन निकालना है बच्चों, तो जिस ब्लॉक पर फोर्स लगाना लग रहा है उसको छुपाओ, उसको छुपा लिया।
अब इस 2 kg को कौन सा फोर्स खींच रहा है? टेंशन। मतलब ये जो टेंशन होगा इसके जितने जितने इसके पीछे जितने ब्लॉक होंगे इन सबको पुल करेगा। तो टी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2 इंटू ए, 2 इंटू 4 8 न्यूटन होगी, राइट। अब एक और ले लेते हैं, चलो। वन टू थ्री, यहाँ पे हमने 24 न्यूटन फोर्स लगाया बच्चों। ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, ठीक है। पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पर कितनी रस्सी है बच्चों? एक टेंशन यहाँ आएगा T1, ये आएगा T2, है ना। तो हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, मतलब T1 एंड T2 बताना है बेटा, T1 और T2 बताना है। तो ए निकालने का तरीका क्या हुआ बच्चों? भाई 24 बाई टोटल मास, 3 और 2 5 और 6, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब आपको T1 निकालना है, तो आप क्या करोगे? जिस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है इसको छुपा लो। इसको छुपा लिया, ठीक है, इसको छुपा लिया। अब T1 के पीछे जितने ब्लॉक्स हैं, T1 के पीछे कितने ब्लॉक्स हैं बेटा? ये वाले T1 इन सबको पुल करेगा, ठीक है। इसको छुपा लिया। इस रस्सी का तो कोई मास है नहीं, T1 जो है इन दोनों मासेस को खींचेगा। तो T1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3 + 2 यानी 5a, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सबका सेम ही होगा, 5 × 4 20 न्यूटन, ठीक है। इसको छुपाया आपने। T1 के पीछे जितने ब्लॉक्स हैं T1 उनको पुल कर रहा है बच्चों, तो T1 आ गया बेटा 20 न्यूटन। इसी तरह अब T2 निकालना है आपको, तो यहाँ इसको छुपाया, इसको छुपाया। अब T2 जो है इसके पीछे कौन सा ब्लॉक है बोलो? 3 kg का, तो T2 इसको पुल करेगा। 3 × 2, T2 आ गया बेटा 6 न्यूटन। क्लियर है? समझ आया ना? बढ़िया। बेटा करते जाओ, बोर तो नहीं हो रहा है ना बेटा? लेक्चर बड़ा मस्त होता जा रहा है, देखते जाओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। पुशिंग प्रॉब्लम देख लो। पुलिंग में क्या है बेटा? देखो 1 kg एंड 2 kg, और यहाँ पर बेटा हमने 6 न्यूटन फोर्स लगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, 1 kg और 2 kg के बीच में कॉन्टेक्ट सर्फेस आ रही है, तो डेफिनेटली कौन सा फोर्स आएगा बोलो? पिक्चर में क्या दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है? कौन सा फोर्स आएगा? कॉन्टेक्ट फोर्स स्ट्राइक है ना माइंड में, है ना। तो ये बेटा ए से गया, समझो ए से जा रहा है, तो ए निकालना है बेटा। तो इस बार पुलिंग की जगह आपको लिखना है पुशिंग फोर्स, नेट पुशिंग फोर्स। देखो 6 न्यूटन इन दोनों को धक्का मार रहा है, धक्का दे रहा है, तो बेटा नेट पुशिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, ठीक है। नेट पुशिंग फोर्स क्या कहता है बेटा? नेट पुशिंग 6 बाई टोटल मास कितना है? 3। कितना आ गया बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप देखो बेटा, अब आपको निकालना है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स। पहला तो क्या निकालना था अपने को? एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। दूसरा निकालना है बेटा आपको कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 2 kg, 1 kg एंड 2 kg के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो बेटा कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? देखो 1 kg 2 kg पर राइट लगाएगा और ये लेफ्ट लगाएगा, तो अपने को 2 kg पर 1 और 2 के बीच निकालना है। तो जिस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक को छुपा लेना है आपने, छुपा लिया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 kg वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है इस तरह से, और इस पर ये फोर्स लग रहा है कांटेक्ट फोर्स, ये इसको पुश करेगा। देखो ये F जो है ना बेटा, ये 2 kg को आगे धक्का मारेगा, तो F की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2 × A, दिस इज F = 2 × 2, दिस इज 4 न्यूटन। ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 kg ऑन 2 kg। 1 kg 2 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है, या फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 kg ऑन 1 kg, एक ही बात है। इसका मतलब होता है बेटा इन दोनों के बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स हमें निकालना है। तो ये समझ आया बेटा आपको? जिस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है उसको छुपा लो। अब आपको दिख रहा है 2 kg और F, तो ये जो F होगा ये 2 kg को पुश कर रहा है, सेम एक्सीलरेशन, तो F की वैल्यू क्या 2 है, दिस इज 4 न्यूटन, राइट। एक और ले लेते हैं बेटा, देखिए
1 kg, 2 kg एंड दिस इज 3 kg। यहाँ पर हमने 24 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 2 kg, है ना। वो तीसरा क्या होता है बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, ये हमें बताना। तो आप देखो बेटा, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट सरफेस है तो इसका मतलब यहाँ एक कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट सरफेस है तो यहाँ एक कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। यहाँ F1, ये F1, यहाँ F2 और ये F2, ये पूरा ए से जा रहा है, ठीक है बेटा। तो ए निकालने का तरीका तो वही है बेटा, ए निकालना है तो नेट पुशिंग फोर्स कितना है 24, टोटल मास कितना हो गया 6, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। अब आपको F1 निकालना है बेटा, तो आपने क्या करना है, जिस ब्लॉक पे फोर्स लगाया उसको छुपा लिया, छुपाया। अब ये F1 जो है, इन दोनों को, F1 जो है इसके आगे जितने मासेज हैं उन दोनों को पुश करेगा। F1 जो होगा, आगे कितने ब्लॉक है इसके बेटा, 2 kg और 3 kg, इन दोनों को पुश कर रहा है। तो F1 की वैल्यू क्या आई बेटा, 2 + 3 यानी 5A, 5 × 4 20 हो गया, बहुत आसान। F2 निकालना है बेटा, तो आपने क्या करा, पहले 1 kg अब 2 kg दोनों को छुपा लिया। अब F2 क्या कर रहा है, 3 kg को पुश कर रहा है, तो 3 × 4 12 मीटर, ठीक है। ये F1 F2 क्लियर हुआ, आसान लग रहा है ना, बिल्कुल मस्त एकदम। ठीक है बच्चों, अब आप आ जाओ बेटा मल्टीपल पुली वाले प्रॉब्लम। मल्टीपल, एक मिनट, मल्टीपल पुली प्रॉब्लम। देखो बेटा, नीट में इस तरह के मल्टीपल पुली के क्वेश्चन कम आते हैं, है ना। तो वो नीट वाले बच्चे इस सेक्शन को छोड़ सकते हैं, बाकी जेई वाले देख सकते हैं, क्योंकि जेई में आते हैं इसमें से, ठीक है। तो मल्टीपल पुली के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप एक हेडिंग डाल लो, देखो सिग्मा टी डॉट एक्स टी डॉट ए इक्वल टू 0, सिग्मा टी डॉट बी इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब क्या है बेटा, टेंशन, सॉरी सिग्मा का मतलब सम करना, टी और टी डॉट ए, टेंशन और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट आपको करना है 0, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो, जैसे ये एक सवाल ले लेते हैं बेटा, देखो ये M1 है, ये M2 है, ये समझो M3 है, और ये मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन हमें बताना है, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको। देखो बेटा, ये रस्सी पूरी सेम है, एक चीज तो आपको याद हो गई होगी कि एक रस्सी अगर सेम है तो सेम रस्सी में बेटा सेम टेंशन आएगा, क्लियर। जैसी रस्सी चेंज हो जाएगी बच्चों, उसी तरह से उसी टाइम जो है टेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे टेंशन है टी, इस वाली रस्सी में टी टी टी। देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं एक तरीका समझा रहा हूँ, पहले समझो। पहले आपको रस्सी के जितने भी पार्ट है सब पर टेंशन लिखना है, हर पार्ट पर। तो ये रस्सी तो पूरी सेम ही है, तो इसलिए सेम टेंशन रहा, यहाँ टी 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 टी, और यहाँ कितना आएगा बेटा, इन दोनों का सम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, है ना। पहला काम क्या है बेटा, रस्सी के हर पार्ट पे टेंशन लिखना। दूसरा काम क्या है, हर पार्ट पे टेंशन की डायरेक्शन बनाना। तो इसकी टेंशन की डायरेक्शन इधर, इसमें इधर और इसमें इधर, ठीक है। अब आप लिखना है, स्टार्ट करो, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0, मतलब आप टेंशन और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करके उसको सम कर दो, 0 कर दो, इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा, इसमें टेंशन टी है, एक्सीलरेशन इतना 2 है, दोनों सेम सेंस में है, तो उनको प्रोडक्ट करो पहले, टी इंटू 2 कितना आ गया बेटा, 2t। इधर देखो बेटा 4 इधर है, टेंशन भी इधर है, तो +40, ठीक है।
अगर टेंशन एक्सीलरेशन सेम सेंस में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो टी डॉट ए का मतलब होगा बेटा टी ए प्लस टी ए। अगर अपोजिट में होंगे तो क्या लिखना है आपको, माइनस टी। देखो इसमें दोनों सेम है तो प्लस 2t आ गया, इधर भी दोनों सेम है, सेम सेंस में है, प्लस 4t। यहाँ क्या आया, 2t ऊपर a नीचे, तो इनका प्रोडक्ट कितना है 2ta, लेकिन अपोजिट है तो माइनस 2ta इक्वल टू 0। तो 2ta इक्वल टू 60, t से t कट गया, a इक्वल टू आया बेटा 6/2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई, समझ में आया बच्चों। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो M1 M2 M3 और M4, ये समझो बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। ये हम जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये इसका एक्सेलरेशन हमें बताना है। ठीक है, ये 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से, इसका बताना है। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से देखो, ये पूरी रस्सी बेटा सेम है, इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगा, यानी यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले रस्सी के हर पार्ट पे टेंशन लिखना है। तो ये रस्सी पूरी सेम है बेटा, तो इसमें टेंशन सेम रहेगा, तो इसलिए हर पार्ट पे टी टी लिख दो। ठीक है, यहाँ टी है, यहाँ टी, तो यहाँ पे दोनों का सम 2t, यहाँ भी दोनों का सम 2t। पहला पार्ट क्या करना है बेटा, रस्सी के हर पार्ट पे टेंशन लिखना है, राइट। दूसरे पार्ट में टेंशन क्या क्या बताना है बेटा, डायरेक्शन। तो इस पे टेंशन ऊपर लगा, इस पर भी ऊपर, ब्लॉक पर जितने ब्लॉक्स हैं उनमें टेंशन की डायरेक्शन बतानी है बेटा। क्लियर हो गया। अब अगला क्या लिखना है आपको, सिग्मा टी डॉट इक्वल टू 0। तो लिखना स्टार्ट करो बेटा। देखो टी ऊपर है, अगर मैंने क्या बताया, टेंशन एक्सीलरेशन सेम सेंस में होंगे तो प्लस लिखना है, अपोजिट सेंस में होंगे तो माइनस लिखना है। तो देखो बेटा टी ऊपर नीचे 1, तो माइनस टी, टी इंटू 1 कितना आ गया, माइनस टी। यहाँ कितना आ गया, माइनस 2t इंटू 2, माइनस 2t इंटू 3 प्लस टी इंटू ए इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, माइनस टी माइनस 4t माइनस 6t प्लस टी ए इक्वल टू 0। तो टी ए कितना आ गया बेटा, 11t, ए इक्वल टू आ गया बेटा 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका ए। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे मल्टीपल वाले, बहुत ही आसान सब्जेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना आपको, बढ़िया एकदम। अब आप डालो हेडिंग बेटा, एलिवेटर प्रॉब्लम, एलिवेटर टाइप, या पहले स्प्रिंग ले लेते हैं, चलो पहले हम स्प्रिंग वाली ले लेते हैं। ठीक है बेटा, स्प्रिंग प्रॉब्लम, स्प्रिंग टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो स्प्रिंग फोर्स है, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होता है बेटा, ठीक है, स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होगा बेटा, उसका नाम क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू माइनस kx। अब देखो कई बच्चे स्प्रिंग जैसे ही क्वेश्चन में आ जाते हैं तो डर जाते हैं। डरने की बिल्कुल दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, सच कह रहा हूं, बहुत आसान है। जब भी आपको स्प्रिंग दिखे आप उसको रस्सी से रिप्लेस कर दो। ठीक है, रस्सी, जो जैसा क्वेश्चन रस्सी का होता है वैसा ही वैसा स्प्रिंग का होता है। ठीक है ना, फर्क क्या होता है, देखो रस्सी वाले क्वेश्चन यानी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन और स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में एक ही फर्क है, क्या, देखो रस्सी से तो हम पुल भी कर, रस्सी को हम पुल करते हैं, पुश तो कर नहीं सकते। अगर रस्सी को पुश करोगे तो टेंशन 0 हो जाएगा, रस्सी ढीली हो जाएगी। जबकि हम स्प्रिंग को बेटा पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या होता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना बच्चों, ये होता है स्लो फोर्स, ये इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करता। क्या होता है बच्चों, स्लो होता है ये। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे एक ब्लॉक है ना, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रस्सी में टेंशन कितना है अभी, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि रस्सी में कोई खिंचाव भी नहीं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया F, तो F फोर्स लगाएंगे तो रस्सी में टेंशन आएगा बच्चों।
अब जैसे ही मैं फोर्स हटा दूं यहाँ से तो टेंशन क्या होगा बताओ, इमीडिएट जीरो हो जाएगा। जैसे ही मैंने फोर्स लगा हटा दिया यहाँ से तो टेंशन इमीडिएट जीरो हो गया, यानी टेंशन ने इमीडिएट रेस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह स्प्रिंग होती, समझो स्प्रिंग है बच्चों, ये देखो ये बेटा इसकी मीन पोजीशन है ना, और मैंने इसको यहाँ फोर्स लगा के इसको खींचा हुआ है, ये यानी स्प्रिंग खींची हुई है बच्चों, एक्स खींची हुई है, यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पे और फोर्स लगा के इसको खींचा हुआ है, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू मान लेते हैं, एफ की वैल्यू माइनस के एक्स माइनस की एक्स, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कि बेटा जैसे ही मैंने इसको हटा दिया, इस अप्लाइड फोर्स को मैं हटा दूं, तो मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी या ये रहेगी या क्या होगी बोलो। समझो इसकी वैल्यू बेटा 10 न्यूटन। अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं यहां से तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी बोलो। जैसे ही हटाया उसी टाइम, एज सून एज आई रिमूव दिस फोर्स अप्लाइड फोर्स, तो उसी टाइम पर बेटा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वही रहेगी कितनी, जितनी पहले थी। पहले कितनी थी बेटा 10 न्यूटन, तो अभी भी 10 रहेगी। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है ना बेटा, ये तो कांस्टेंट है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी जब एक्स में चेंज आएगा तभी तो इसमें चेंज आएगा, जब एक्स में चेंज ही नहीं आया तो इसमें कहां चेंज आएगा। तो आपने पूछा कि जैसे ही इस फोर्स को हटाया मैंने तो एक्स में तो चेंज आया नहीं, क्योंकि एक्स को चेंज होने में तो कुछ टाइम लग जाएगा ना, इट विल टेक सम टाइम, गेटिंग माय पॉइंट। यानी एक्स को चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, तो जैसे ही मैं फोर्स को हटाऊंगा उस टाइम तो एक्स वही रहा जो पहले था, यानी एफ भी वही रहेगा। यानी कितना रहेगा बेटा 10 न्यूटन, तो अभी भी 10 न्यूटन, राइट। तो क्या बोला मैंने, स्प्रिंग फोर्स बेटा ये स्लो फोर्स है, इमीडिएट रेस्पॉन्ड नहीं करता, इट विल टेक सम टाइम टू टेक रेस्पॉन्ड। क्लियर? चलो अब हम इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। देखो ये दो ब्लॉक्स हैं बेटा, ए एंड बी, इनिशियली बेटा हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियली सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, सिस्टम है बेटा इक्विलिब्रियम में, इनिशियली सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम, है ना। अब हमने यहां से इस रस्सी को काट दिया सीधे से, कैंची से काट दिया इसको, तो हमें बताना है जैसे ही मैंने इस रस्सी को काटा उसी टाइम पर दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन क्या होगा। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी व्हेन स्ट्रिंग इज जस्ट कट, ठीक है बेटा। जैसे ही काटा उसी टाइम पर एक्सीलरेशन बताना है। तो पहले क्या करेंगे अपन, बिफोर कटिंग पहले बेटा इसका एफबीडी बना लेते हैं, बिफोर कटिंग। तो देखो बेटा ए का एफबीडी बनाया हमने, ए वाले ब्लॉक पर लगा हमने, नीचे लगा mg और ऊपर क्या लगा टेंशन, है ना, टेंशन लगा। बी वाले ब्लॉक पर ऊपर लगा बेटा स्प्रिंग फोर्स, नीचे लगा T और ये mg। अब ये चूंकि दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है इसलिए फोर्स बैलेंस होंगे बच्चों, तो यानी T इक्वल टू आ गया mg, और यहां पर F की वैल्यू क्या आ गई, mg प्लस टी, यानी mg प्लस टी कितना है mg, यानी 2mg। ये कहानी है बेटा बिफोर कटिंग। अब जैसे ही मैंने इसको काट दिया, आफ्टर कटिंग क्या होगा देखो, आफ्टर कटिंग ये वाला ए है ये बी है, ए वाले ब्लॉक पर टेंशन है और नीचे mg। जैसे ही आपने ए को काट दिया तो टेंशन बेटा इमीडिएट जीरो हो जाएगा, रस्सी कटी टेंशन जीरो हो गया। इसी तरह बी से भी टेंशन रिमूव हो गया, टेंशन हो गया जीरो और ये mg। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है बेटा, जब आपने इसको काट दिया तो स्प्रिंग फोर्स में चेंज नहीं आएगा, है ना। क्यों? अभी बताया मैंने, स्प्रिंग फोर्स स्लो फोर्स है, इट विल टेक सम टाइम टू चेंज। आपने नीचे से काट दिया, उसको पता ही नहीं, स्प्रिंग तो अभी सो रही है, उसको ये पता ही नहीं कि नीचे से कट भी गया, गेटिंग माय पॉइंट।
मतलब चेंज तो होगा लेकिन बाद में होगा। हमें कब चाहिए एक्सेलरेशन, जैसे ही काटा उसी टाइम एक्सेलरेशन बताना है। तो बेटा यहाँ पर देखो एफ की वैल्यू क्या आई 2 mg, जितना पहले था। पहले कितना बच्चों 2 mg। अब आप मुझे बताओ बेटा, इस वाले ब्लॉक पर mg लिख रहा है नीचे, तो mg इक्वल टू हो गया बेटा ma, a इक्वल टू g नीचे की तरफ लगा। इसमें 2 mg ऊपर mg नीचे, तो 2 mg माइनस mg इक्वल टू ma, तो a इक्वल टू आ गया g ऊपर की तरफ। यानी a इक्वल टू g से ये नीचे जाएगा, ये इक्वल टू g से ऊपर जाएगा। क्लियर है? एक और ले लेते हैं, चलो। हाँ देखो, एक हम प्रॉब्लम लेते हैं बेटा। पहले आप इसको पॉज करो, है ना, पॉज करके सॉल्व करो, ट्राई करो। अगर नहीं हो तो फिर हम इसको कर देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें इधर ले लेते हैं रस्सी और इधर ले लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, ए एंड बी। वही क्वेश्चन है बेटा, क्या करना है इसमें। इनिशियली हमें दिया हुआ है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फिर हमने इसको यहां से काट दिया। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। जैसे ही मैंने इसको यहां से काटा इमीडिएटली, है ना, आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा पॉज करके। बिफोर कटिंग पहले एफबीडी बनाओ इसका। देखो बिफोर कटिंग बेटा ए वाले पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है एफ, नीचे लग रहा है mg। तो एफ इक्वल टू हो गया बेटा mg। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या हो गया mg, ऊपर एफ नीचे mg। इस बी वाले पर क्या आएगा, ऊपर t नीचे f और ये mg, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी तो पेयर्स में आएगा बेटा। इस पे ऊपर लग रहा है तो इस पे नीचे आएगा। क्लियर है? तो t कितना आएगा बेटा f प्लस mg। f की वैल्यू mg है तो mg प्लस mg, तो टेंशन आ गया हमारे पास 2 mg। ये बिफोर कटिंग कहानी है। आफ्टर कटिंग क्या होगा, जैसे ही आपने ऐसे काटा टेंशन इमीडिएट जीरो हो जाएगा बच्चों। कटने से 1 मिनट टेंशन जीरो हो गया। और f की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी बिफोर कटिंग। बिफोर कटिंग कितनी है mg, तो अभी भी वही रहेगी। यानी f की वैल्यू mg और ये भी mg, और टेंशन हो गया जीरो। और b वाले पर f की वैल्यू mg सेम ही रही और ये mg। ठीक है, मतलब आपको इसमें क्या करना है, काटने के बाद में स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू को तो सेम रखना है, टेंशन की वैल्यू चेंज होगी। तो यहां पर ऊपर जितना फोर्स उतना ही नीचे, तो एक्सेलरेशन आ गया जीरो। यहाँ कितना आया बेटा 2 mg इक्वल टू ma, तो a इक्वल टू आ गया 2g, किधर नीचे की तरफ। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे ढंग से। चलो स्प्रिंग फोर्स खत्म हो गया हमारा। अब हम लेते हैं बेटा एलिवेटर प्रॉब्लम। एलिवेटर टाइप प्रॉब्लम। देखो जी, इसमें क्या करते हैं कि एक लिफ्ट है बेटा, है ना, लिफ्ट के अंदर हम वेइंग मशीन को रख देते हैं। जनरली बच्चे बोलते हैं कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, तो आपका आंसर क्या होता है वेट, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि देखो ये वेइंग मशीन है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो वेइंग मशीन तो वो एक चीज मेजर करेगी ना जो इस पर ऊपर जो फोर्स लग रहा है। तो वेइंग मशीन अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं बच्चों, तो क्या आएगा, देखो ऊपर लग रहा है बेटा m, नीचे लग रहा है mg। ठीक है, और इधर n, ये मैंने मैन का एफबीडी बनाया बेटा। n तो लग रहा है ऊपर और नीचे mg, है ना। इस वेइंग मशीन ने इस मैन पर ऊपर फोर्स लगाया n, तो मैन भी ऊपर नीचे लगाएगा वेइंग मशीन पर n। तो वेइंग मशीन पर कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, n लग रहा है। तो इसलिए वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी, n। क्या मेजर करेगी बच्चों, n। अब एक अलग बात है कि यहाँ पर चूंकि ये मैन इक्विलिब्रियम में, मैन खड़ा हुआ है, तो इसके मतलब n की वैल्यू क्या होगी mg, तो n की वैल्यू mg होगी।
तो एक सर्टेन केस में जब मैन खड़ा हुआ है वेइंग मशीन पर और वेइंग मशीन अर्थ पे रखी हुई है मतलब रेस्ट में, तो उस कंडीशन में एन की वैल्यू mg हो जाती है। तो हम बोल देते हैं कि वेइंग मशीन वेट मेजर करती है। लेकिन एग्जैक्टली आंसर क्या हुआ बच्चों इसका कि वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। क्या करेगी? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आपने वेइंग मशीन को रखा कहां पर है। ठीक है, तो अब हम यही करेंगे इसके अंदर कि हम वेइंग मशीन को लिफ्ट के अंदर रख देंगे और हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या रीडिंग आ रही है। क्लियर है बेटा? तो देखो पहला नंबर केस लिखो बेटा, केस नंबर 1, लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट रेस्ट में है या वो मूव कर रही है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप ध्यान से देखो, इसमें ये समझो लिफ्ट है बेटा, है ना, इसमें वेइंग मशीन रखी हुई है, यहाँ एक मैन खड़ा हुआ है और लिफ्ट जो है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया। ठीक है, या तो लिफ्ट रेस्ट में है बेटा या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, तो एन ऊपर आ गया, नीचे एमजी हुआ, तो एन इक्वल टू एमजी ही हुआ इस बार, क्योंकि एक्सीलरेशन तो 0 है। ठीक है, यानी इस केस में क्या होगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट के बराबर ही होगा, है ना। दूसरा केस लेते हैं बेटा, केस नंबर 2। समझो ये हमारी लिफ्ट है और यहां पर ये ए से जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है बेटा ए एक्सीलरेशन से, तो क्या इक्वेशन आ गई, एन माइनस एम जी इक्वल टू एन एम ए, ऊपर जा रही है एन माइनस एम जी इक्वल टू एम, तो एन इक्वल टू हो गया बेटा एम इंटू जी प्लस ए। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एम जी प्लस एम ए। तो आप देखो एग्जैक्ट वेट क्या है मैन का, एम जी, लेकिन यहाँ क्या मेजरमेंट क्या आ रहा है, एम जी प्लस एम ए, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, यानी जो वेइंग मशीन की रीडिंग है, वेइंग मशीन क्या मेजर कर रही है, एन मेजर कर रही है बच्चों, तो एन की वैल्यू बेटा एम जी प्लस एम ए, मतलब एम जी से ज्यादा है, एन इज ग्रेटर देन एम जी। एन जो है बेटा एम जी से ज्यादा है, तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है एम जी से ज्यादा, मतलब जो वेट होगा वो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो एग्जैक्ट वेट से ज्यादा होगी, एम जी प्लस एम ए अमाउंट ज्यादा होगी। क्लियर है? अब देखो समझो ये लिफ्ट नीचे जा रही है, समझो ये लिफ्ट बेटा नीचे जा रही है, ये एन है ये एम जी, नीचे जा रही है बेटा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आएगी बोलो, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए, है ना, तो एन कितना आ गया बेटा, एम जी माइनस एम ए की वैल्यू जी पुट कर देंगे आप, सॉरी एन की वैल्यू आ गई बेटा एम जी माइनस एम ए। तो आप देखो इसमें क्या होगा, एम जी माइनस एम ए, लिफ्ट जो है जो वेइंग मशीन की रीडिंग होगी वो एम जी से कम आएगी, कितना अमाउंट कम आएगी, एम ए अमाउंट, मतलब जो वेट होगा इंसान का वो उसके एक्चुअल वेट से कम आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब आप देखो फोर्थ और एक केस लेते हैं लास्ट में, जो भी केस बना 4, 5 जो भी है, फ्री फॉलिंग। केस आता है बेटा कि अगर सब जो रस्सी जो लिफ्ट है वो रस्सी से बंधी होती है, आपने देखा है ना, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए बच्चों तो क्या होगा बताओ, लिफ्ट की रस्सी अगर टूट जाए तो रस्सी क्या होगा, वो जो होगा लिफ्ट होगी वो फ्री फॉल गिरेगी नीचे, है ना, फ्री फॉल होगा। तो फ्री फॉलिंग की मतलब क्या होगा बेटा, ए की वैल्यू क्या होगी, जी, यानी नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा आपका एम जी माइनस एम जी, यानी 0। इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, मतलब उसकी वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो 0 हो गई, यानी जो वेट होगा इंसान का वो 0 आ गया, मतलब क्या हुआ कि उसका कांटेक्ट ही छूट जाएगा। देखो एन का दूसरा नाम क्या है बच्चों, कांटेक्ट फोर्स। अब आप ध्यान से देखो कि ये वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है मैन, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 मतलब कांटेक्ट हट जाएगा उसका, वो हवा में तैरेगा, तो जब कोई है ही नहीं फोर्स उसके पास वेइंग मशीन के पास, तो उसकी रीडिंग क्या आ गई, 0। ये हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे बेटा, वेटलेसनेस कंडीशन, कि एक मैन है उसका वेट कहां कहां 0 हो सकता है।
तो पहली कंडीशन आ गई वेटलेस, फ्री फॉलिंग लिफ्ट। और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे आपने देखा सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे अगर हम पहुंच जाए, कोई इंसान अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाए तो कितना वेट आएगा बेटा, 0, वहां भी 0 होता है। ठीक है, और भी कंडीशन पढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ बच्चों साहब। अब इसमें बेटा एक हमारे क्वेश्चन बनता है मंकी प्रॉब्लम, है ना, मंकी रो प्रॉब्लम। देखो इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास बेटा एक रस्सी है, उस पर एक मंकी है। ठीक है, मंकी जो है बेटा नीचे स्लाइड कर रहा है, और इसने क्या दे रखा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है ना स्ट्रिंग की, वो कितना है, 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। ये दिया हुआ है, एक मंकी है बेटा, एक रस्सी पे स्लाइड कर रहा है नीचे। हमें क्या दे रखा है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है मंकी, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है स्ट्रिंग की बेटा, वो 3/4 है मंकी के वेट का। तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है बेटा, बताओ एक्सीलरेशन ऑफ द मंकी कितना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो बेटा, अगर हम इसका बनाए पीडी, देखो इस पर लग रहा है बेटा टी, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है mg। ठीक है, तो मंकी की इक्वेशन क्या बनी बोलो बेटा, mg माइनस टी इक्वल टू हो गया बेटा ma। तो t कितना आ गया, mg माइनस ma, ने a तो हमें निकालना है, तो ma इक्वल टू, हाँ बस ये रहना तो, है ना। अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, कि रस्सी में इससे ज्यादा टेंशन नहीं हो सकता, है ना। तो मतलब टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 ऑफ द मंकी, 3/4 ऑफ द वेट, यानी कि 3/4 mg। तो ये आ गया mg/4 इक्वल टू ma। तो a आ गया बेटा g/4 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। क्लियर हो गया। चलो अब हम देखो, अभी तक जितने हमने सवाल किए थे बेटा, उसमें रस्सी का मास लिया था 0। रस्सी क्या थी, आइडियल, रस्सी का कोई मास नहीं है, लिया नहीं हमने, लेकिन रस्सी का तो मास होगा ही ना। तो एक प्रॉब्लम हम ऐसी करते हैं जिसमें रस्सी का मास गिवन होगा। देखो जैसे, देखो बेटा एक रस्सी है बेटा हमारे पास, ठीक है जी, एक रस्सी, इसकी लंबाई समझो L दे रखा है बेटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है। हमसे बोला कि रस्सी का जो मास है ना, कैपिटल M इज द मास ऑफ स्ट्रिंग, ये मास ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, हमें बताओ कि यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से y दूरी पर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से y दूरी पर, है ना, कितना टेंशन आएगा, टेंशन एट पॉइंट P। इस पॉइंट पे टेंशन बताना है। रस्सी लटकी हुई है बेटा, रस्सी का मास भी है इस बार, रस्सी की लेंथ तो है L और मास कितना है m, रस्सी का मास ये बना है बच्चों। तो हमें निकालना है इस पॉइंट पर टेंशन कितना है, इस पॉइंट P पर। तो देखो बेटा, आपको P पॉइंट पर टेंशन निकालना है, तो P से कितना मास लटका हुआ है नीचे, वो देखना है। ऊपर वाले मास से मैटर नहीं करता, P से, भाई इस पॉइंट P पर टेंशन कहां से आएगा, नीचे वाले मास से आएगा। तो नीचे कितना मास लटका हुआ है बोलो, y ऊपर है, पूरी लंबाई L है, तो नीचे कितना हो गया बेटा, L माइनस y। ठीक है, तो इस पॉइंट टेंशन ऑफ पॉइंट P इक्वल टू कितना आएगा बताओ, इस पॉइंट से जितना मास लटका हुआ है उसका वेट, टेंशन ऑफ पॉइंट P कितना आएगा बेटा, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, हैंगिंग पार्ट। तो वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना हुआ बेटा, m/l इंटू l माइनस y। भाई l लंबाई का मास है m, तो यूनिट लंबाई का कितना हुआ, m/l। तो l माइनस y लंबाई का कितना हुआ, m/l इंटू l माइनस y इंटू g। ठीक है, ये आपका वेट आ गया, वेट आ गया, टेंशन आ गया, सॉरी इस पॉइंट पर टेंशन आ गया। क्लियर है। किसी भी जगह पर टेंशन निकालना है बेटा, तो उस पॉइंट से नीचे कितना मास लटका हुआ है वो देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना, नीचे का मास देखना है।
तो नीचे है वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट m बाई r इंटू m माइनस बाई, ठीक है, इंटू जी, जी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? चलो अब हेडिंग डालते हैं बेटा। नेक्स्ट है सूडो फोर्स। बेटा वीडियो पे बने रहो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, है ना, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको लॉज ऑफ मोशन के पूरा वीडियो कंप्लीट करके दे रहा हूँ, है ना, सारा पूरा अच्छे से देख लो। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स क्या होता है बेटा? देखो दो तरह के फ्रेम होते हैं बच्चे, एक होता है इनर्शियल, दूसरा क्या होता है बेटा? नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जो रेस्ट में हो, मतलब जहां से, फ्रेम का मतलब क्या होता है? देखो इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम का मतलब जहां से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना। तो दो तरह के फ्रेम होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, उसमें फ्रेम क्या था बच्चों? इनर्शियल था, मतलब जहां से ऑब्जर्वर देख रहा था वो रेस्ट में था। तो इसलिए इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स के लॉज को लगा देते हैं। लेकिन एक फ्रेम होता है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। देखो जैसे ये समझो, एक एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चों। एक ये बस जा रही है ना, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पर, और यहाँ एक पैसेंजर बैठा हुआ है। समझो ये पैसेंजर है पी, ये भाई साहब एक पैसेंजर है पी। अब आप मुझे बताओ बच्चों, बेटा बस ये बस जा रही है ए से, ये ऑब्जर्वर O1, ये ऑब्जर्वर है O2। दोनों ऑब्जर्वर इस पैसेंजर को देख रहे हैं जो कि बस में बैठा हुआ है। तो बताओ बेटा, O1 क्या बोलेगा कि पैसेंजर किधर जा रहा है? आगे की तरफ। O1 को क्या दिखाई देगा? पैसेंजर, बस जा रही है आगे तो पैसेंजर भी आगे जा रहा है, राइट। लेकिन अगर आप O2 से पूछें तो O2 क्या बोलेगा पैसेंजर के बारे में? क्या कमेंट करेगा कि भैया ये तो रेस्ट में। अरे भैया बस में जब बैठे हैं तो हम दो एक दूसरे को क्या दिखाई दे रही है? रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये तो दोनों रेस्ट में ही है, दोनों बस के अंदर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या दिखाई देंगे? रेस्ट में। यानी इसका स्टेटमेंट तो है कि ये पैसेंजर रेस्ट में है, और ये क्या कह रहा है? जा रहा। तो देखो बेटा, इसमें अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं दोनों ऑब्जर्वर्स की, जबकि पैसेंजर तो वही है। तो फर्क क्या आ रहा है इसमें? फ्रेम का। O1 जो फ्रेम है बेटा, ये है इनर्शियल, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है। जबकि O2 जो फ्रेम है वो है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि ऐसा फ्रेम जिसका खुद एक्सेलरेशन हो, यानी जिस ऑब्जर्वर का, जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो आप देखो पूरी बस ए से जा रही है बच्चों, तो ये O2 ऑब्जर्वर भी ए से ही जा रहा है ना, इसके बाद भी एक्सेलरेशन है। तो O2 कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स के लॉ को लगा नहीं सकते। न्यूटन्स के लॉ को अगर हम जस्टिफाई करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हम एक सूडो फोर्स लगाते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ध्यान रखना, क्या करते हैं बेटा? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और इसको लगाते हैं अपोजिट सेंस में। जिधर ऑब्जर्वर जा रहा होगा उसकी अपोजिट सेंस में आपको लगाना है। क्लियर है? ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर कब लगाना है बेटा? जब हमें कौन सा फ्रेम गिवन होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम गिवन होगा। ठीक है, नॉन इनर्शियल समझ जाओगे ना, ऑब्जर्वर चल रहा होगा। ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, देखो जी। देखो यहां पर एक बस है बेटा, है ना, एक बस में पेंडुलम टंगा हुआ है इस तरह से। अब जैसे ही मैंने बस को चलना स्टार्ट किया ए एक्सेलरेशन से, तो ये पेंडुलम क्या होगा बताओ? पीछे की तरफ खिसक जाए। ये देखो ऐसा खड़ा हुआ है, ऐसा रखा हुआ था पहले, लटका हुआ है। जैसे ही बस आगे चलेगी, पेंडुलम की डायरेक्शन क्या होगी? इधर नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या हो, है ना। भाई आपने जैसे बस के अंदर पेंडुलम लटका हुआ, जैसे बस को आगे चलाया, ए एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट किया, तो ये पेंडुलम ऐसे हो गया। ठीक है, अब आपको बताना थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप देखो, आप यहां बैठ के देख रहे हो इसको, यहां पर ये जब भी आपको सूडो फोर्स के क्वेश्चन करने हैं, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में करने हैं, तो उसी जगह जाकर बैठ जाओ जिसमें वो टंगा हुआ है। यहां बैठ गए, यहां से देख रहे हो आप, तो आपको क्या दिखाई देगा? बोलो क्या दिखाई देगा आपको? कि ये तो पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल स्टैचू की तरह ऐसे दिखाई देगा।
तो देखो अब इसका एफबीडी बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये ऑब्जर्वर है इसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। ये कैसा फ्रेम हुआ बोलो बेटा? नॉन इनर्शियल। क्यों? क्योंकि बस जा रही है आगे तो ये ऑब्जर्वर भी आगे जा रहा है, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है। जब भी ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन होगा तो वो फ्रेम कैसा माना जाएगा बेटा? नॉन इनर्शियल। ठीक है, ये टी नीचे बेटा हो गया एम जी, है ना, ये थीटा है तो ये भी, एक मिनट, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो इसका इधर आया बेटा टी कॉस थीटा, नीचे एम जी इधर आ गया टी साइन थीटा। अब आपको लगाना है इसमें सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसे लगाओगे बेटा? मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी पे लगाना है उस बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और अपोजिट सेंस में लगाना है। ये इधर जा रही है तो इसके अपोजिट लगा दो एम ए। ठीक है, तो बेटा टी कॉस थीटा हो गया एम जी और टी साइन थीटा हो गया बेटा एम ए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो तो टेन थीटा आ गया हमारे पास ए बाई जी, तो ए आ गया बेटा जी टेन थीटा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? एक और ले लेते हैं। देखो ये बस है बेटा, उसके अंदर हमने एक इंक्लाइन प्लेन को रख दिया। ये ए से जा रही। अब सुनो, एक बस के अंदर बेटा एक स्मूथ इंक्लाइन रखा हुआ है, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ इंक्लाइन रखा हुआ है। अब बताओ स्मूथ इंक्लाइन पर अगर हम ब्लॉक को रखेंगे बेटा तो ये नीचे स्लाइड मारेगा। ठीक है, नीचे स्लाइड मारेगा। हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करे, तो हमने क्या करा, इसको चलाना स्टार्ट कर दिया आगे की तरफ बस को। ठीक है ना, ताकि ये स्लाइड नहीं करे। तो हमें बताना है कि हम इस बस को कितने एक्सीलरेशन से चलाएं ताकि ब्लॉक स्लाइड ना करे, है ना। मतलब क्या बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या हो, सो दैट इट डज नॉट स्लाइड। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से देखो, पहले हम इसका एफबीडी बनाते हैं। देखो इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? एम जी साइन थीटा, है ना, एम जी साइन थीटा लगेगा, एम जी का जो कंपोनेंट हो। अब हम यहां बैठ के देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर हो गया। तो देखो बेटा बस ए से जा रही है, बस ने, हमने इसको बस को ए से चलाना स्टार्ट किया तो ऑब्जर्वर भी ए से चलना स्टार्ट कर दिया, ऑब्जर्वर ही ए से जा रहा होगा क्योंकि बस पर बैठा हुआ है ना वो। तो ये कैसा फ्रेम हो गया बेटा? नॉन इनर्शियल। तो इस पे क्या लगाएंगे हम? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या बताया था मैंने? F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एम किसका लेना है बेटा? जिस बॉडी पे लगाना है उस बॉडी का मास, और एक्सीलरेशन किसका लेना है? ऑब्जर्वर का। ठीक है, तो किधर लगाना है? अपोजिट टू द मोशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम इधर जा रहा है तो उसका अपोजिट लगा दिया आपने सूडो एम ए। ये आपके सूडो फोर्स हो गया एम ए, ये एम ए सूडो हो गया एम ए। अब बेटा इसको हमें रखना है स्टेशनरी, तो इसका मतलब एम जी साइन थीटा के अपोजिट कोई फोर्स होना चाहिए जो इसको रोक लेगा। तो आप ध्यान से देखो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो एम ए का इधर कंपोनेंट कितना आ गया? एम ए कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों बैलेंस कर लो, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम से एम कट गया तो ए कितना आ गया बेटा? जी टेन थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया बेटा जी टेन थीटा। क्लियर हो गया? सूडो फोर्स खत्म बेटा। अब हम लिखेंगे, थोड़ी बात कर लेते हैं आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए। ठीक है बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है वैसे, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, जितना जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन होता ही होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या चीज याद रखने योग्य है, क्या चीज हमें मतलब देखनी है तब तक हमारा क्वेश्चन हो जाए। पहली चीज तो क्या है बेटा, देखो एक्शन और रिएक्शन हमेशा बेटा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। पहली चीज ये तो आपको पता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन
एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। कभी भी एक्शन और रिएक्शन बेटा एक बॉडी पर नहीं लग सकते, हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर ही लगेंगे। दोबारा समझा रहा हूं, समझो। एक्शन और रिएक्शन बेटा होते तो इक्वलेंट है, इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन कभी भी एक सिंगल बॉडी पर नहीं लगते। दे ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चे, एक बॉडी रखी हुई है एम मास की, यहां पर अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो एक लग गया एम जी, इधर हो गया एम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, क्या बताओ बच्चों, एन और एम जी क्या दोनों इक्वल है? क्या एन और एम जी तो इक्वल है ही है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। पर ये क्या एन और एम जी दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे या नहीं होंगे? मेरा क्वेश्चन समझे बच्चों, एन और एम जी आर इक्वल, ये दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में बॉडी। क्या दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं या नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? अरे भैया दोनों एक ही बॉडी पर लग रहे हैं। मास्टर ने क्या बोला था, एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। इनके एक्शन रिएक्शन पेयर अगर आपको बनाने हैं तो देखो कैसे बनेगा। देखो ये बॉस, ये ब्लॉक एम, ये धरती माता ले लो। अब बताओ बेटा, धरती माता इस ब्लॉक को खींच रही है, नीचे खींच रही है ना एम जी से। ये फोर्स किसने लगाया? धरती माता ने खींचा है एम जी से, तो ब्लॉक भी इस धरती माता को सेम फोर्स से खींचेगा एम जी से। तो देखो बेटा, ये हो गया एक्शन, ये हो गया रिएक्शन। समझे मेरी बात को? एम जी फोर्स लगाया धरती ने नीचे, तो ब्लॉक ने ऊपर उसको खींचा, दोनों एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हो गए। यानी एक्शन एमजी का, एमजी अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी एमजी ही होगा। ध्यान रखना, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज सेम टाइप्स, सेम होते हैं। अगर एक्शन एमजी है तो रिएक्शन भी कितना होगा बच्चों? एमजी ही होगा। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट द रिएक्शन। अगर एन आपने एक्शन लिया तो रिएक्शन भी क्या होगा? एन ही होगा। देखो, अब देखो यहां पर ये ब्लॉक है, यहां पर क्या हो रहा है बताओ? इस सरफेस ने इस बॉडी पर फोर्स लगाया एन ऊपर की तरफ, तो ब्लॉक इस पर नीचे लगाएगा। ठीक है, इस सरफेस ने बॉडी पर लगाया ऊपर एन, तो ब्लॉक नीचे लगाएगा, तो ये एक्शन रिएक्शन हो गया। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बताया बेटा, क्या याद रखना है इसमें? एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, लेकिन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, पहली चीज। दूसरा, एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम टाइप के होते हैं। अगर एक्शन एमजी है तो रिएक्शन भी एमजी ही होगा। क्लियर है? इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, गन बुलेट प्रॉब्लम। देखो बेटा, ये गन है, ठीक है, गन है, ये फायर कर रही है। मान लेते हैं गन का मास है बेटा, मास ऑफ गन 10 kg, ठीक है, और मास ऑफ बुलेट है बेटा 10 ग्राम। नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट हमें दे रखा है 120, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा बताओ भाई? फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। देखो क्या मतलब हुआ, गन ने बेटा बुलेट्स फायर की। कितनी बुलेट फायर करी? 120 बुलेट्स पर मिनट। एक मिनट में 120 बुलेट फायर कर दी गन। तो जब गन बुलेट को फायर करेगी तो गन जो है बुलेट पर किधर फोर्स लगा रही है? आगे की तरफ। गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया आगे, तो बुलेट गन पे किधर लगाएगी? पीछे। गन पीछे जाएगी। तो हमने बताना क्या है इसमें बेटा कि रिकॉइल वेलोसिटी गन की कितनी होगी, गन पीछे कितना जाएगी, ये हमें बताना। तो आप देखो बेटा, सब कैसे करेंगे? देखो, ये बुलेट आगे चलेगी, बुलेट जा रही है आगे, इस पर फोर्स लगा एफ आगे की तरफ, तो गन पे किधर लगा? पीछे। अब आप मुझे बताओ बेटा, अभी हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? डीपी बाई डी। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो डीपी 0 होगा। सिस्टम पर लगने वाला अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 0। यानी मोमेंटम क्या रहेगा?
मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर हमने सिस्टम माना गन एंड बुलेट, गन एंड बुलेट, ये हमने बेटा माना है ये सिस्टम। तो अब आप ध्यान से देखो इसमें बेटा कि पहले ये पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो इसका मोमेंटम कितना था, 0, क्योंकि रेस्ट में था। अब गन ने बुलेट्स को फायर किया और बुलेट ने गन को फायर किया, सॉरी गन ने बुलेट को फायर किया, ठीक है, तो फोर्स लगा F आगे की तरफ और बुलेट ने गन पे लगाया पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स तो अभी भी 0 है ना। देखो हमारा सिस्टम क्या है, यहाँ पर सिस्टम है बेटा गन प्लस बुलेट। मैं कह रहा हूं गन प्लस बुलेट का मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है, क्योंकि पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। देखो इंडिविजुअली बुलेट का और गन का मोमेंटम चेंज हो रहा है। इनिशियली बुलेट रेस्ट में थी, उसका मोमेंटम था 0, लेकिन जैसे ही फायर कर दिया उसके बाद वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम आ गई, गन के पास भी आ गई। गन का मोमेंटम चेंज हो रहा है, बुलेट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों का जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। तो हम कह सकते हैं बेटा P इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम है बेटा 0, फाइनल मोमेंटम में लिखा गन प्लस बुलेट। ठीक है, गन का मास लिया बेटा हमने m मान लेते हैं mv डैश प्लस बुलेट का मान लिया हमने nmv। ठीक है, तो v डैश के आगे बेटा हमारा माइनस nmv बाई कैपिटल M, ये आ गई हमारी रिकॉइल वेलोसिटी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट है, पहले इसको एक 120 दिया हुआ, 120 बुलेट पर मिनट, इसको पहले पर सेकंड में बदल लो। n की वैल्यू है बेटा 120 बुलेट्स पर मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 120 बाई 60, यानी ये हो गया 2, यहाँ लिख दिया -2। मास ऑफ स्मॉल m को ले रहा हूं मैं, मास ऑफ बुलेट, स्मॉल m मास ऑफ बुलेट कितना लिखा है बेटा 10 ग्राम, तो इसको केजी में बदलो 10/1000 इनटू स्मॉल v क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है बेटा 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 बाई कैपिटल M क्या लिया हमने, मास ऑफ गन। मास ऑफ गन कितना है 10, तो दिस इज 10, कट गया 0 से 0 कट गया, तो माइनस ऑफ 0.02 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ जाएगी। माइनस क्या शो कर रहा है इसमें कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी गन की वो बुलेट के अपोजिट होगी। बुलेट की डायरेक्शन किधर है, आगे, तो गन किधर होगी, पीछे। क्लियर है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बेटा मोमेंटम, तो सॉरी इंपल्स। इंपल्स क्या होता है बेटा, इंपल्स क्यों बोलते हैं हम लोग, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज नथिंग, इट इज द चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज नथिंग बट इज द चेंज इन मोमेंटम। देखो अगर कोई फोर्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, यानी इंपल्स जो है ना बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं फोर्स एंड टाइम का जो प्रोडक्ट होगा F इंटू dt, इसको हम बोलते हैं इंपल्स। अब F का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है बेटा, dp बाई dt इंटू dt। dt से dt कट गया तो I आ गया dp। ठीक है, dp यानी इंपल्स का मतलब क्या होगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। इधर लिख देता हूं मैं पूरा, इंपल्स इज इक्वल टू p2 माइनस p1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mv माइनस mu। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, या f डॉट dt। ये आ गया इंपल्स, p2 माइनस p1 mv माइनस mu f dt। ठीक है, देखो सवाल लेते हैं बेटा इसके थ्रू। ये देखो, ये मान लेते हैं बेटा 10 ग्राम की बॉल है, 10 ग्राम की बॉल है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, और ये वापसी रिबाउंड हुई सेम वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से ही वापसी चलेगी। ठीक है, u का मतलब क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपका u हो गया, ये v हो गया। तो हमें क्या बताना है, इंपल्स, इंपल्स टू द बॉल कितना है, बॉल पर इंपल्स कितना लगे।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ, फॉर्मूला क्या लिखा आपने, एम वी माइनस यू, ठीक है। एम कितना है यहाँ पर, मास ऑफ जो है बुलेट कितना है 10 ग्राम, उसको केजी में बदलो 10,000। वी किसी बेटा एक डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव असाइन कर दिया तो दूसरी क्या हो जाएगी नेगेटिव, इधर वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो उधर वाली क्या होगी नेगेटिव। तो दिस इज -10 ऑफ -10, 10/1000 इंटू -20, 0 से 0 कट गया, -2/10 यानी -0.2 न्यूटन सेकेंड, ये इम्पल्स आ गया, -0.2 न्यूटन सेकेंड। यस, माइनस आया बेटा, इसमें माइनस क्या शो कर रहा है कि जो बॉल पर इंपल्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स के अलोंग। देखो हमने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इस पर नेगेटिव आ रहा है, तो इंपल्स की जो डायरेक्शन होगी क्या, सॉरी इंपल्स की मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -0.2 न्यूटन सेकेंड। और किधर लगेगा, ये देखो जैसे ये बॉल है तो इस पर लगा इंपल्स इस तरफ और दीवार पे लगा इधर, क्लियर है बेटा, इधर इसमें। चलो एक और ले लेते हैं, देखिए ये बॉल आ रही है बेटा यहाँ पर 10 ग्राम की 60 डिग्री पर और 60 से ही वापसी जा रही है, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है और 20 से ही चली गई। अब हमें बताना है, बताओ भाई, इम्पल्स ऑन द बॉल। तो अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है कि इंक्लाइन मोशन हो रहा है, बॉल इधर से आ रही है, ठीक है। तो पहले आप देखो इसमें इम्पल्स का फॉर्मूला तो वही है बेटा, कितना, P2 - P1, लेकिन m इंटू वी माइनस यू भी लिख सकते हैं। u का मतलब क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, b का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो आप देखो यार 10 ग्राम है बेटा, 20 है, तो 20 का अगर इसको मैं 20 का कंपोनेंट लिखूं तो 20 का इधर कंपोनेंट आएगा 20 cos 60, इधर कितना आएगा 20 sin 60। ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ना, इसकी कंपोनेंट बनाया आपने, एक बार इधर और एक बार इधर, तो ये आपका हो गया u, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द वॉल इधर, ठीक है, ये अलोंग द वॉल। देखो कंफ्यूज मत होना, 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे आ रही है, तो 20 के दो कंपोनेंट बनाए हमने, एक तो अलोंग द वॉल दीवार के अलोंग, एक दीवार के परपेंडिकुलर, तो 20 sin 60 है ना। इसी तरह बेटा 20 से वापसी गई तो 20 का इधर कंपोनेंट हुआ इस तरफ, ये हुआ 20 cos 60 v और इधर 20 sin 60। अब देखो इसमें जो बॉल है बेटा किसी एंगल पर आ रही है, तो इसलिए हमें 2 डायमेंशन वाला फैक्टर सोचना पड़ेगा। यानी हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है x है और ये है y, ठीक है, या नीचे वाली y ले लो, समझो, चलो ये y ले लेते हैं भाई, x और y तो हमारे ऊपर है ना बेटा, कौन सा y लेते हैं हमारे ऊपर है, हमने y नीचे ले लिया। तो देखो अगर मैं कहूं इम्पल्स अलोंग y डायरेक्शन तो क्या आएगा बोलो, इम्पल्स अलोंग y डायरेक्शन यानी y के अलोंग कंपोनेंट लेने vy माइनस uy, vy माइनस uy, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, y के अलोंग ही फाइनल। देखो y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 sin 60, फाइनल भी कितनी है 20 sin 60, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यानी इम्पल्स हो गया 0, y के अलोंग कोई इम्पल्स हुआ ही नहीं, तो किसके अलोंग हुआ, इम्पल्स अलोंग x एक्सिस, कितना हुआ बेटा m इंटू y vx माइनस ux। v और x, vx एंड ux क्या चीज है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। i x कितना आ गया, m कितना है मास, मास कितना था 10 ग्राम, यस 10 ग्राम, 10/1000। अब देखो अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इधर वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो कितना आ गया बेटा -20 cos 60 और -20 cos 60, ठीक है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस तरफ वाली नेगेटिव है, इधर वाली पॉजिटिव है, ये हमारी इधर जा रही थी और ये इधर जा रही थी, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव -20 cos 60 माइनस फॉर्मूले में ही ux 20 cos 60, ठीक है। 20 cos 60 का मतलब बेटा हुआ 10, ठीक है, 1/2 हो गया ना, तो 1/2/2 20 इंटू 1/2 करेंगे तो 10 आ गया, तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 10/1000, ये हो गया आपके -10
और -10। -0.2 न्यूटन सेकेंड, ये आपका इम्पल्स आ गया। क्लियर है, समझ आ गया बच्चों? देखो बेटा, ये जो इम्पल्स है इसको हम बोलते हैं इम्पल्स बाई कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स भी वेरिएबल हो तो हम इम्पल्स कैसे निकालेंगे? देखो इम्पल्स का हमने क्या पढ़ा आप लोगों ने, बताओ, एफ डॉट डी। अगर मैं कहूं कि जो फोर्स है वो समय के साथ बदल रहा है, जैसे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये है इस तरह से, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इस तरह से आपको दिया हुआ है, फंक्शन दिया रखा है फोर्स का। तो आप देखो यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 0 पुट करो बेटा, फोर्स कितना आया सी। टी इक्वल टू 1 पुट करो बेटा, कितना आया ए प्लस बी प्लस सी, है ना। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है बेटा वैसे वैसे फोर्स बदल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। तो इसका इंपल्स कैसे हम निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे से dt इंटरवल के लिए फोर्स इंपल्स निकाल लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। और एफ डी टी को क्या बोलते हैं बेटा? एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ को। अगर एफ डी टी का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी मतलब एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। इसका एरिया ले लो तो इंपल्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो बेटा, एग्जांपल ले लेते हैं। ये है फोर्स 20, ये है -15, ये है 10, है ना, ये 5, ये 10, ये 15। हमसे पूछा बताओ भाई इम्पल्स इन 15 सेकेंड्स कितना है? 15 सेकेंड में इम्पल्स बताना है बेटा। तो इसका एरिया ले लो, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, वो सबको ऐड कर दो। देखो बेटा, ये एरिया कितना है? 20 इंटू 5, 100, 20 इंटू 5, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? 10 और ये 5, 5 माइनस 15 इंटू 5 प्लस 100 माइनस 75 प्लस 50, तो 150 माइनस 75, है ना। इम्पल्स आएगा बेटा 150 माइनस 75, दिस इज 75 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आया ना अच्छे ढंग से बेटा? ये इम्पल्स आ गया वेरिएबल फोर्स का, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट है बेटा इसके अंदर रॉकेट, रॉकेट प्रॉब्लम। देखो आपने देखा बेटा, जब हम रॉकेट को ब्लास्ट करते हैं, फायर करते हैं, तो रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि नीचे तो फोर्स लग रहा है उसका mg लग रहा है, लेकिन उसकी फोर्स के अपोजिट उस पर एक फोर्स लगेगा ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? u इंटू डी एम बाई डी टी। रॉकेट पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसका नाम क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? u इंटू डी एम बाई डी टी। नीचे लग रहा है mg, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ रॉकेट पर एक्सीलरेशन कितना लगेगा, तो डेफिनेटली ऊपर वाला यानी थ्रस्ट फोर्स जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू mg, तभी तो ऊपर जाएगा वो। तो अगर आपको पूछा जाए कि एक्सीलरेशन कितना आएगा, u डी एम बाई डी टी माइनस mg, ये हो गया नेट फोर्स ऑन द रॉकेट, ऊपर माइनस नीचे, इक्वल टू कितना लिखा जाएगा? m, ठीक है। a कितना आ गया बेटा? u इंटू डी एम बाई डी टी, ये एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। u डी एम बाई डी टी माइनस जी, ये एक्सीलरेशन है रॉकेट का। अच्छा अब एक बात सुनो, कि जो रॉकेट है वो बेटा वेरिएबल मास का क्वेश्चन है, मतलब इसमें हम जो फोर्स की क्वेश्चन लगाते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इक्वल टू मा ma। ma कब वैलिड होता है बेटा? जब मास कांस्टेंट हो। इसमें मास कांस्टेंट नहीं है, इसमें रॉकेट का मास जो है ना निकल चेंज होता जा रहा है। भाई आपने रॉकेट में फ्यूल भरा, टोटल मास मान लेते हैं 10,000 केजी था पहले रॉकेट का और फ्यूल का टोटल मिला के। अब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा तो फ्यूल तो नीचे से निकल रहा है ना, है ना, फ्यूल कम होता जाएगा।
तो इसका मतलब मास कम हो रहा है। तो ये जो एग्जांपल है ये किस चीज का है बेटा, वेरिएबल मास का एग्जांपल है ना। रॉकेट इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास। तो इसमें जो फोर्स की इक्वेशन हम लिखेंगे जैसे dp बाई dt, d बाई dt इक्वल्स m इंटू बी, या u ले लो। तो इसमें u जो है बेटा कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल, वेलोसिटी सॉरी मास जो है वो वेरिएबल है, dm बाई dt। u क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट के रेस्पेक्ट में जो गैस की निकल रही है नीचे की तरफ, उसकी वेलोसिटी है बच्चों। और डीएम बाई डी टी क्या है, दिस इज द मास फ्लो रेट, मास निकलता जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं एम नॉट है बेटा रॉकेट का मास है, इनिशियली मास ऑफ रॉकेट है। और m क्या चीज है, m किसी इंस्टेंट पे मास है, क्योंकि m तो चल चेंज होता जाएगा, m नॉट इनिशियल आपने ले लिया। m क्या है बेटा, मास एट एनी इंस्टेंट। ठीक है जी। अगर आपको m निकालना है बच्चों तो m कैसे निकलेगा बोलो। देखो यहां पर dm बाई dt है बेटा, ये है dm बाई dt, इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। यानी कि dt टाइम में, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, देखो बेटा dt टाइम में कितना मास निकल गया इसमें से, dm। रॉकेट में से dt टाइम में से, जैसे t इक्वल टू 0 पर हमने रॉकेट को फायर किया, तो जब हमने dt टाइम निकल गया तो उसमें से dm मास निकल गया इसमें से। तो यूनिट टाइम में कितना निकल गया बोलो, dm बाई dt, इतना निकलेगा यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में इतना मास निकल गया इसमें से। तो t टाइम में कितना निकला है, dm बाई dt इंटू टी। ठीक है, इतना मास t टाइम के बाद उस रॉकेट से निकल गया। किस तरह निकला, फ्यूल के फॉर्म में गैस निकली ना। तो अब जो रॉकेट में मास बचेगा वो कितना बचेगा बोलो, m इक्वल टू m नॉट तो इनिशियल था माइनस इतना निकल गया, dm बाई dt इंटू टी, इतना बचा। ठीक है, m नॉट माइनस dm बाई dt इंटू टी, क्लियर है। तो ये आपका m आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें एक कंडीशन आती है जस्ट लिफ्ट कराना है। जैसे आपसे पूछेगा कंडीशन ऑफ जस्ट लिफ्ट, कंडीशन फॉर जस्ट लिफ्ट, तो यानी कि जस्ट लिफ्ट का मतलब अभी एक्सेलरेशन नहीं आया उसके अंदर, उसको उड़ा नहीं अभी वो, यानी कि इसमें थ्रस्ट फोर्स जो होगा u dm बाई dt इक्वल टू जस्ट m से बैलेंस कर दो आप। ठीक है, जस्ट लिफ्ट की कंडीशन है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखो मान लेते हैं बेटा ये, इसका मास है 10,000 kg रॉकेट का। ठीक है, हमसे क्या पूछा उसने, बताओ भाई व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स नीडेड टू जस्ट लिफ्ट द रॉकेट। इस रॉकेट को जस्ट लिफ्ट कराना है ना, तो कितना थ्रस्ट इस पर होना चाहिए। तो ऊपर थ्रस्ट जो फोर्स लगता है बेटा u dm बाई dt, यही तो है थ्रस्ट फोर्स, इसको ft बोल दिया। तो जस्ट लिफ्ट का मतलब अभी लिखा अपन ने, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, mg की। तो m कितना है 10,000 इंटू जी का मतलब 10⁴ न्यूटन, इतना थ्रस्ट इस पर ऊपर लगेगा जस्ट इसको लिफ्ट कराने के लिए। क्लियर है बच्चों। तो आज के वीडियो में बेटा हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को बेटा 2-3 बार देखो तो ये गारंटी है कि आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको नीट या जेईई में मिलेंगे। थैंक यू।